जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे 30वीं क्लास पॉलिटी की। ठीक है, आपको बता दें यूपीएसआई लेवल का दोस्तों हम डिटेल्ड में पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज हम देखने वाले हैं। इसको शुरू करते दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं आपको, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट पे चले जाइए। देखिए प्ले लिस्ट पे जैसे जाएंगे दोस्तों, हम बता दें आपको कि स्टैटिक जीके दोस्तों हम करा रहे हैं। ये क्लासेस होम गार्ड, ठीक है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मूल विधि की क्लासेस दोस्तों दे रहे हैं यूपीएसआई लेवल की, जाकर के देख सकते हैं। इस समय बीएनएस चल रहा है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये रही आपकी संविधान की, इसमें एक क्रम में सारी क्लासेस आपकी संविधान की लगी हुई मिल जाएंगी, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, या लिंक नीचे मिल जाएगा वहां से। देखिए स्टैटिक जीके की ये ई बुक है दोस्तों, मात्र 99 रुपीज में आपको ये पीडीएफ स्वरूप मिल जाएगी। आप इसे निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स होंगे जो कि आपके यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई और होम गार्ड में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे, चले जाइए दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में। ठीक है, अगर देखिए आपको होम गार्ड का बैच चाहिए, 251 रुपये मिल जाएगा, संपूर्ण होम गार्ड का सिलेबस कराया जाएगा, वो पेड बैच में जाकर के आप ले सकते हैं। ई बुक्स के लिए आप जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और यहाँ पे जैसे जाएंगे तो देखिए यूपीएसआई मूल विधि का पीडीएफ बैच मिल जाएगा 149 रुपये में दोस्तों, आपको पूरा मूल विधि मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, और ये स्टैटिक जीके दोस्तों, ठीक है, 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जिससे मैं करा रहा हूँ पॉलिटी की, ये आपको पॉलिटी ई बुक मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगी। इसे आप निकलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं पूरी पॉलिटी की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या दोस्तों? उच्चतम न्यायालय, इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। चलिए आपको बता दें कि अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको कि भारत की एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? भारत की एकीकृत न्यायपालिका है। मेरे दोस्तों थोड़ा इसको समझिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपको त्रिभुजाकार में दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता। देखिए इसको समझने की बहुत अच्छी, अगर आप इसको समझ गए बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे ऊपर क्या है भारत में? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्चतम न्यायालय भी इसको कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये क्या है? पूरे देश में एक है, पूरे देश के लिए है। ठीक है, ये मतलब कि आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, और ये पूरे देश का एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। फिर दोस्तों उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय। क्या होते हैं? उच्च न्यायालय, जो कि दोस्तों राज्य के लिए होते हैं। दोस्तों प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, मगर दोस्तों एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसलिए आपको पता है कि आपके राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मगर दोस्तों उनमें से, ठीक है, आपके टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपसे पूछेगा उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी? 25। ठीक है, ये दोस्तों मतलब कि राज्य स्तर पे होते हैं, हर राज्य के। ठीक है, फिर दोस्तों उसके नीचे आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी प्रत्येक जिला में, यानी कि हर राज्य के प्रत्येक जिला में। जैसे हम उत्तर प्रदेश में दोस्तों 75 जिले, तो 75 जिले में होगा। ठीक है, और दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। फिर दोस्तों उसके नीचे मुंसिफ होते हैं, प्रत्येक जिला में एक होता है। और फिर दोस्तों न्याय पंचायत, किसी ग्राम सभा में, कुछ ग्राम स्तर पर दोस्तों न्याय पंचायत होती है। ठीक है, तो यार का सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपकी सर्वोच्च न्यायालय, जो सब पे दोस्तों करती है। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय आते हैं। ये प्रत्येक जिला में एक होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब दोस्तों आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने शुरू होंगे यहां से। क्या आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय किसमें है? तो आर्टिकल 124 में 1 to 4। ठीक है, क्या होगा? 1 to 4, यानी कि अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, यूपीएसआई में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व कब आया? तो दोस्तों
भारत में 28 जनवरी 1950 को, क्या 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया। यानी कि भारत में उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आता है? 28 जनवरी 1950 को। आपको बता दें कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय उच्चतम न्यायालय ही है, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया। और भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार, देखिए जो कानून है उसके अंतिम व्याख्याकार भी सर्वोच्च न्यायालय ही है दोस्तों, ये याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, वही दोस्तों आपके अनुच्छेद 124(1) में क्या कहा गया है कि संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। यानी कि संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको बढ़ा सकता है, उनकी संख्या बढ़ा घटा सकता है, उनके वेतन भत्ते को घटा बढ़ा सकता है और उनकी सेवा शर्तों को भी घटा बढ़ा सकता है। कौन? संसद। यानी कि संसद के पास अधिकार है कि दोस्तों न्यायालयों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, इन सब की घटा बढ़ा सकता है। और आपको बता दें कि संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कब कब बढ़ाई गई है, ये भी आपको बता दें। देखिए आपसे पूछेगा कि कब दोस्तों आपने पढ़ा यहां पर कि 28 जनवरी 1950 को हमारे उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस समय दोस्तों कितने न्यायाधीश थे? समझिए, तो 1950 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को मूल संविधान में, तो उस समय दोस्तों कितने न्यायाधीश थे? तो दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि अन्य न्यायाधीश कुल मिला के टोटल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, फिर दोस्तों 1956 में संसद द्वारा इसे बढ़ा दिया गया, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश एक ही होता, ठीक है, और 10 अन्य न्यायाधीशों के साथ टोटल 11 न्यायाधीश हो गए। फिर दोस्तों संशोधन किया गया 1960 में, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश करके, यानी कि टोटल 14 न्यायाधीश कर दिए गए। फिर 1970 में होता दोस्तों एक न्यायाधीश प्लस 17 न्यायाधीश, यानी 17 अन्य न्यायाधीश कर दिए जाते हैं, टोटल 18 न्यायाधीश हो गए। ठीक है, 1986 में दोस्तों 1986 में क्या करते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 25 अन्य न्यायाधीश कर दिए जाते हैं, यानी टोटल 26 न्यायाधीश होते हैं। और 2009 में दोस्तों एक न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 31 न्यायाधीश हो जाते हैं मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में। अब वर्तमान में दोस्तों 2019 आता है, और दोस्तों 2019 में इसमें चेंजिंग किया था, एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल मिलाकर के 34 न्यायाधीश हो जाते हैं हमारे कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपसे पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34। कितने अन्य न्यायाधीश हैं? एक, मतलब कि 33 और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अब वही दोस्तों अनुच्छेद 124 का 2 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यूपीएससी में पूछा गया। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, यानी दोनों न्यायालयों की, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। यूपीएससी में पूछा गया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख लिख करके त्याग पत्र द्वारा दोस्तों अपना पद त्याग सकता है। यानी कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति को दोस्तों स्व हस्ताक्षर से त्याग पत्र लिख करके दोस्तों त्याग सकता अपने मतलब अपने पद को। ठीक है, चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। यूपीएससी में याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि जब दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। एक दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, NJAC। ठीक, आपको बता दें कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। भैया इस आयोग की सिफारिश पर न्यायाधीश गठन किए जाएंगे। मगर ये दोस्तों कौन सा संशोधन द्वारा लाया गया? तो यह इसके लिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। आपको बता दें कि 99वें संविधान संशोधन में क्या होता है, तो इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन तथा
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया दोस्तों, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि आप देखिए न्यायाधीश के लिए ही आप नियम लेके आ रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश के पास अंतिम निर्णय लेने की क्षमता होती है, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, चलिए 124(3) क्या कहता है, अनुच्छेद 124 का 3 क्या कहता है, न्यायाधीशों की अहर्ताएं, यानी कि उनके अंदर क्या अहर्ताएं होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए। पहली चीज भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। जो व्यक्ति दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, वो हो पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक दोस्तों न्यायाधीश रहा हो तब। या फिर दोस्तों अगर ये कैटेगरी है तो ये वाली, ये क्या, यदि ये नहीं है ये वाली कैटेगरी, तो ये इसमें से ये हो सकती है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों के लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि जज ना रहा हो। अगर जज रहा हो दोस्तों 5 साल तक, अगर जज नहीं, अगर वकील है दोस्तों, अधिवक्ता है तो 10 साल तक रहा हो, अथवा देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, बैक परीक्षा में पूछा गया ना, अथवा दोस्तों अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं तब भी उन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 124(4) में क्या कहा गया है, न्यायाधीशों को हटाया जाना। न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा दोस्तों, यूपीएससी 2017 पूछा गया, केवल 2 तरीके हैं, एक साबित कदाचार यानी सिद्ध दुर्व्यवहार अगर सिद्ध हो जाता है, या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 125 का कहता है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का वेतन घटाने बढ़ाने का दोस्तों किसके पास अधिकार है, संसद के पास। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति भारतीय संसद के पास है, यूपीएससी पूछा गया। और इनको दोस्तों कहां से वेतन भत्ते मिलते हैं, तो भारत की संचित निधि से दोस्तों ये इनको दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, 2,80,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 126 का कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया किसमें, अनुच्छेद 126 में। यानी कि जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो, तो किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। यानी कि मान लिया दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया है, या फिर तुरंत उसने इस्तीफा दे दिया, या फिर अनुपस्थित है कहीं, तो दोस्तों तो अब मुख्य न्यायाधीश जरूरी है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होंगे वो किसी न्यायाधीश को दोस्तों, किसी अन्य न्यायाधीश को क्या करेंगे, किसी एक को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला है 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे, तो आपको बता दें कि 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होता है, तो यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए गणपूर्ति ना हो, ठीक है, गणपूर्ति ना हो दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है दोस्तों, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाएंगे, उच्च न्यायालय में नहीं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अब आर्टिकल 128 क्या कहता है कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि मान लिया कोई न्यायाधीश दोस्तों क्या है कि सेवानिवृत्ति हो चुका है, मतलब कि वो दोस्तों अपने कार्य से मतलब उसके कार्य समाप्त हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है दोस्तों, रिटायर्ड हो चुका है, तो दोस्तों कभी जरूरत पड़ती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, ये कहा गया है। आप बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठक के लिए तथा कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश देखिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पहले परामर्श करेगा, उसकी सहमति लेगा, फिर किसी भी रिटायर्ड, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो न्यायाधीश, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय को, उसे कार्य करने के लिए बुला सकता है या फिर किसी बैठक में बुला सकता है। चलिए
129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है यूपीएसआई, और पेट में पूछा गया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी वो दिया जाएगा, कोई भी डिसीजन दिया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा, कोर्ट ऑफ न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ना, यानी अभिलेख न्यायालय, इसको लिखा जाएगा। इसी के जरिए दोस्तों अन्य न्यायालय भी न्याय सुनाएंगे। ठीक है, मान लिया दोस्तों दिल्ली में किसी जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई न्याय देती है, तो उसी आधार पर दोस्तों अन्य न्यायालय भी अपने न्याय देंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति, यानी उच्चतम न्यायालय के का स्थान क्या होगा ये निर्धारित कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। और इस समय दोस्तों कहाँ है, दिल्ली में। अनुच्छेद 131 का कहता है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता कहाँ है, अनुच्छेद 131 में। वहीं अनुच्छेद 132 की मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय होता है। दोस्तों कहीं से आपको छुटकारा नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, चलिए 135 का कहता है फेडरल न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का कार्य करना। 136 क्या कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति का प्रावधान है। ठीक है, चलिए 137 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। यानी कि मान ले दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको बदल भी सकता है, ऐसा नहीं कि जो कह दिया वही है। ठीक है, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करके उन्हें बदल भी सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 37 में कहा गया। चलिए आर्टिकल 141 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के बाध्यकारी होती है। दोस्तों यानी उच्चतम न्यायालय ने कोई भी दोस्तों निर्णय दिया तो उस निर्णय में जो चीज निर्णय दिया गया है उसी आधार पे कहीं और मतलब कांड चल रहा होता है तो उच्चतम न्यायालय को देख करके ही जो आपकी हाई कोर्ट होंगी वो न्याय देंगे। ठीक है, चलिए अगला 143 दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला 145 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। दोस्तों और वही 146 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अब देखते हैं कि इनका क्षेत्राधिकार क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की तरह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। याद रखिएगा कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय, और संविधान का अंतिम व्याख्याकार। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय। यह राष्ट्रपति को परामर्श 143 तहत देने की शक्ति रखता है। यूपीएसआई में पूछा गया, बता भी चुके हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्तों किसी चीज का रिव्यू करने का, न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों दोबारा चेक करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कैसे करें, इसकी भी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति कितने साल की होती है, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, याद रखिएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दोस्तों ये याद रखिएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लीजिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हाँ शपथ क्या होता है तो राष्ट्रपति तथा देखिए राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति की नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के निर्धारित प्रारूप के आधार पर शपथ लेता है। ठीक है, समझ गए, कौन शपथ दिलाएगा, चाहे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त किया गया किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में निर्धारित प्रारूपों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है, दिल्ली। ठीक है, आप बता दें कि संविधान पीठ क्या होता है, 5 या अधिक न्यायाधीशों पीठ को संविधान पीठ बोलते हैं। मान लो दोस्तों कोई भी सुनवाई चल रही, 5 न्यायाधीश बैठे हैं तो इसको संविधान पीठ बोलेंगे, 4 बैठे इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, 5 हो या 5 से अधिक जितने भी हों। ठीक है, चलिए
बात करते हैं अपीलीय अधिकारिता की, तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 132 में है। दूसरा, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 में है। फिर तीसरा, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 में है। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील दोस्तों ये अनुच्छेद 136 में वर्णन है इसका। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित तथ्य। तो आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। आपको बता 26/1/1950 में इनको नियुक्त किया गया था। यूपीएससी में पूछा गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, ये थोड़ा सा ये काट दीजिएगा, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला है भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी धारण किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि कौन रहा है दोस्तों, वहां पे 65 वर्ष से, ठीक है, कौन रहा है, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 माह 20 दिन, ठीक है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि कौन रहा है, तो कमल नारायण सिंह 18 दिन तक, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, केजी बालकृष्णन। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। वहीं दोस्तों याद रख लेना कि इंदु मल्होत्रा देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकालत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई थी, ठीक है। और वहीं दोस्तों याद रखेंगे प्रथम बौद्ध या दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, BR गवई। दोस्तों याद रखिएगा ये दलित न्यायाधीश थे दूसरे नंबर के और प्रथम बौद्ध थे। अगला है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, 53 है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जो सब ये कब से पद संभाल रहे हैं, तो 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक। आपको बता दें कि PN भगवती को लोकहितवाद का जनक मानते हैं। और आपको बता दें कि 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद का शब्द आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक के लेख में गढ़ा था, ठीक है। आई होप दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दोस्तों छोटा सा और है, इसको देखते हैं। क्या अनुच्छेद 148 जिसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। यूपीएससी में पूछा गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है, 148 में। ये एक संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी में पूछा गया। इसे सार्वजनिक कोष या फिर पब्लिक पर्स का संरक्षण कहते हैं, क्योंकि ये पैसों के खर्चों पर लगाम लगाता है, ठीक है। सार्वजनिक कोष या पब्लिक पर्स का संरक्षण कहते हैं। आपको बता दें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है, यूपीएससी में पूछा गया है। और आपको बता दें कि एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा जाता है दोस्तों इनको, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया। आपको बता दें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए अंबेडकर जी ने इनको क्या बोला है, तो कैग को अंबेडकर जी ने क्या बोला कि कैग संविधान में सबसे महत्व का अधिकारी है क्योंकि वह सार्वजनिक धन का रक्षक है। इनके कार्य क्या क्या है कैग के, तो इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इनका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखें। आपको बता दें कि कार्य कौन से हैं, तो आपको बता दें कि केंद्र व राज्य के संचित निधि पर आय व व्यय की निगरानी रखना। अगला है कि केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन की जानकारी रखना। और तीसरा है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों के वित्तीय लेन देन की जानकारी रखना। आपको बता दें कि इसका कार्य लेखांकन व लेखा परीक्षण का था, परंतु 1976 में केवल लेखा परीक्षण तक ही सीमित कर दिया गया। पहले दोस्तों लेखांकन का भी था, मगर 1976 में केवल लेखा परीक्षण तक ही सुनिश्चित कर दिया गया, लेखांकन को हटा दिया गया। आप बता दें कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया था, याद रखेंगे। त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
वर्तमान कैग कौन है? संजय मूर्ति जी है। प्रथम कैग वी नरहरि राव थे और इनका वेतन 2.5 लाख है। ठीक है, चलिए आप बता दें कि कैग का वेतन भारत की संचित निधि से भारित होता है, यानी संचित निधि से आता है। कैग की जांच पड़ताल की वजह से कुछ घोटाले का भी पुराना खुलासा हुआ था, जैसे कोयला खान आवंटन घोटाला, बेफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला दोस्तों ये पूछा गया है। वहीं अनुच्छेद 149 से कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 से कहता है कि संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा होम गार्ड बैच आ चुका है। 251 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना दोस्तों तो हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर दोस्तों होम गार्ड की पूरी तैयारी दोस्तों कराई जाएगी मात्र 251 रुपये में। तो चाहिए आप डाउनलोड करिए दोस्तों और अच्छे से इसको करिए दोस्तों। ये हमारी कंप्यूटर की भी बुक है, UP 666 सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या फिर कोई भी एग्जाम, इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 99 रुपीज़ में। ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और हमारा ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करके सारी चीज़ें वहाँ से जा करके ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।